आप सभी लोगों को साई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने हम पहले ही बता रखे थे कि सारे बोर्ड से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे जो टॉपिक हैं साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, सारे इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जो बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों के लिए सभी बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत सिंपल वे में। तो इससे रिलेटेड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारा है प्रकाश। और प्रकाश चाहे वो 10th का क्लास हो या 12th का क्लास हो, दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर हम 12th की बात करते हैं तो अगर सारे ऑप्टिक्स प्रकाश की बात करते हैं तो इससे लगभग काफ़ी 14-14 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 10th में भी काफ़ी रीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे प्रकाश। और प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रकाशिकी होता है और एक तरंग प्रकाशिकी होता है। तो तरंग प्रकाशिकी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे काफ़ी है। तो पहले हम तरंग की प्रकाश की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकाश से रिलेटेड सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश उड़ान, लेंस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स जितने होते हैं उन सभी को डिस्कशन करते हैं प्रकाश में। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण या चिकने तल पर पड़ती हैं तो वह जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन भी कहते हैं। तो एक बार फिर जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण या चिकने तल पर पड़ती हैं तो वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन अब इसको समतल दर्पण हम जानते हैं, लेकिन प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसके लिए हम पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं। और समतल दर्पण पे आप किरणें, ये हमारा M1 और M2 एक समतल दर्पण है या कोई चिकना तल है। तो जो किरणें हैं ये, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पे स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पर अगर हम एक लंबवत रेखा खींचें तो इसको हम कहेंगे अभिलंब। ये हमारा है अभिलंब। और यहाँ से जो किरणें परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं
इसको हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर। तो जो आने वाली किरणें हैं उसको आपतित किरणें कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट यानी जो जा रही है जाने वाली किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और उस जहाँ पर ये किरणें टकराती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर अगर 90 अंश का एक रेखा खींचे तो उसको हम कहेंगे अभिलंब। तो अभिलंब में यहाँ कोण जो आई है वो आपतन कोण है। आपतन कोण, आपतन कोण किसके किसके बीच में? अभिलंब, अभिलंब तथा आपतित, आपतित किरण के बीच का कोण, के बीच का कोण, ये हमारा होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण जो होता है आपतित अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। दूसरा हमारा क्या होता है? एंगल आर, ये हमारा होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अपरावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा, अभिलंब तथा परावर्तित, परावर्तित किरण, किरण के बीच का कोण, के बीच का कोण। भाई ये हमारा हो गया आप परावर्तन कोण। तो जो हमारा आपतन कोण के बारे में पढ़ते हैं, जो आपतन कोण है वो हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जब हम सारी चीजें पता हो गई, अभिलंब क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये जब हमें समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, अब इसका रूल पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला होता है परावर्तन के नियम का जो रूल होता है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला। दूसरा हमारा रूल है आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर वही होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ पे एक बार और हम पढ़ लेते हैं। जो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो हमारा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं ये बोर्ड एक तल है तो इस पे जो किरणें पड़ेंगी वो किरणें वापस इसी रूम में रहेंगी, रिफ्लेक्ट होकर के इस पे अभिलंब होगा। तो जो अभिलंब खींचेंगे वो भी इसी तल पे ही होगा। तो हमारा पहला नियम। लेकिन दूसरा जो नियम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसी से पता चलता है कि ये परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन हो रहा है। तो परावर्तन का आपतन कोण के सदैव क्या होना चाहिए? परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम कह देंगे कि परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो ये दो होते हैं। ये कहीं पे भी अगर होता है तो ऐसा होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार जो हमारा होता है
वो हमारा कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो इसमें एक पहला लेते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। भाई नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन का मतलब कि सभी आपतित किरणें, सभी आपतित किरणें, आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर हो, और परावर्तन के पश्चात, और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन वे कहते हैं। तो नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित प्रकार का हम देखते हैं सभी आपतित किरणें, यदि हम बनाते हैं फिगर में, तो सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर हों। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। एक बार हम फिर देखते हैं कि सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों और परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के समांतर हों। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जो नियमित परावर्तन होता है, वो नियमित परावर्तन उदाहरण हमारा जो होता है वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद करना। नंबर 1 समतल दर्पण पर, समतल दर्पण। दूसरा चिकना तल, चिकना तल। तो जो नियमित परावर्तन होता है वो हमारा या तो समतल दर्पण द्वारा होता है या तो चिकने तल द्वारा होता है। तो ये हमारा उदाहरण है। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किन तलों द्वारा जो है नियमित परावर्तन होता है? तो हम वहाँ पे जरूर देखेंगे कि समतल दर्पण हो या चिकना तल हो, तो उसके द्वारा जो परावर्तन होगा वो हमारा होगा नियमित परावर्तन। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं, इसको बता देते हैं। दूसरा हम पढ़ लेते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है भाई? जब प्रकाश की किरणें सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर न हो। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
नियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण वही सभी किरणें हैं, यहाँ से एक दूसरे के समांतर, लेकिन अब परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। एग्जाम्पल, सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर और परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के समांतर ना हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये खुरदुरे तलों द्वारा होता है, खुरदुरे तलों द्वारा वही होता है। तो जो परावर्तन लगभग सभी टॉपिक जो परावर्तन के थे वो हमने कवर कर लिया है। तो पहला परावर्तन हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरणें जब किसी समतल तल पर या चिकने तल पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार मैंने बताया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला मैंने बताया कि जो आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा जो मैंने नियम दिया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ। और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार मैंने बताया, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। तो जो नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है वो अगर आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर तथा परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर हों, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन का जो उदाहरण होता है वो होता है या तो समतल दर्पण द्वारा परावर्तन जो हो वो नियमित होगा, या किसी चिकने तल द्वारा हो तो जो परावर्तन के प्रकार होंगे वो भी नियमित होंगे। दूसरा हमारा जो प्रकार है वो अनियमित मैंने बताया, सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों लेकिन परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर ना हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और ये अक्स हमेशा खुरदुरे तलों द्वारा होता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन था वो काफ़ी सारे हमें यहाँ पे कवर हो गए हैं। और अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन अब एक टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का जब भी अपवर्तन हम करेंगे वो माध्यम की बात आएगी। और जब माध्यम की बात आएगी तो इसमें माध्यम दो होगा। पहला होगा विरल माध्यम और दूसरा हमारा हो गया सघन माध्यम। तो सघन माध्यम, तो प्रकाश के अपवर्तन की बातें माध्यम पे होती है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, उसमें माध्यम एक ही रहता है, लेकिन इसमें जो हमारा होगा प्रकाश का अपवर्तन में वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो इसके लिए हम एक माध्यम बना देते हैं भाई। यहाँ पर ये हमारा है विरल माध्यम, विरल भाई माध्यम, और ये हमारा है सघन माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो ये जो यन और यन डैश, ये हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब, ये है अभिलंब। और ये जो किरणें आ रही हैं ये किरणें आपतित किरणें हैं, आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ये हमारा आई एंगल आई होता है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हमारा होता है आर। तो एंगल आर जो होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण ये हमारा हो गया। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें, तो इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम में जाती हैं, तो वह अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम जो हमारा होता है वो दो होता है, एक विरल होता है, एक सघन माध्यम होता है, जिसके लिए हमने एक बनाया। एक दो माध्यम में है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं एक माध्यम पे, तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, और जो जा रही है वो अपवर्तित किरण होती है एक दूसरे माध्यम में। और ये हमारा अभिलंब तथा आपतित किरणों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और अपवर्तित किरणों के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगर हम प्रकाश, अब इससे हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये प्रकाश की किरणें आई और आने के बाद अभिलंब की तरफ दूसरे माध्यम में मुड़ गई, तो मुड़ गई तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और जो विचलन जो हुआ है, विचलन जो हुआ है कोण में, वो कितना हुआ, हम कहेंगे I माइनस आर। कितना कोण मुड़ा, कितने डिग्री मुड़ा, अगर इसको हमें पता करने के लिए होते हैं तो एंगल I से एंगल R को घटा देंगे, तो कितना ये किरणें मुड़ी है दूसरे माध्यम में वो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, भाई अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होगा तो हम एक बार यहाँ पढ़ते हैं, फिर से ये बना लिए। पहला जो हमारा होता है वो एक आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से वही पुराना आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, जो हम पहले ही एक इस रूल का परावर्तन में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इसी रूल से हमें पता चलता है कि अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है। तो हमारा जो एंगल जो हमारा होता है
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं 1μ2, और 1μ2 होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का गुण जो किरणें कितनी मुड़ती हैं वो ये बताता है। तो अपवर्तनांक साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है नियतांक 1μ2। अपवर्तनांक तो नई क्वांटिटी आ गई, लेकिन आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, और परावर्तन अपवर्तन आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब होता है साइन आई बाई साइन आर मतलब नियतांक। अपवर्तनांक हुआ नया क्वांटिटी आ गई अपवर्तनांक होता है c बाई वी या v1 बाई v2। इसको कहते हैं प्रकाश का विरल माध्यम में चाल तथा प्रकाश का सघन माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये हमारा हो गया कि अपवर्तनांक का जो हमारा डिफिनेशन है c बाई वी या v1 बाई v2। इसको हम कहते हैं प्रकाश का विरल माध्यम में अपवर्तनांक तथा चाल तथा प्रकाश का सघन माध्यम में चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो अपवर्तनांक है वो हमारा अब जो फार्मूला हो गया 1μ2 बराबर हो जाएगा μ2 बाई μ1 बराबर होगा c बाई वी बराबर होगा v1 बाई v2। अगर हम स्नेल का नियम पढ़ें, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, इसी जो दूसरा वाला है साइन आई बाई साइन आर, यानी इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अगर स्नेल के नियम से हम फार्मूला बनाएं तो होगा हमारा साइन आई बाई साइन आर बराबर 1μ2 बाई μ1 बराबर होगा c बाई वी, और ये जाएगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। तो ये हमारा होता है अपवर्तनांक का फार्मूला। और अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसमें एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कोई भी नहीं बदलती, जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित होती है। भाई आवृत्ति एक ऐसा है जो अपरिवर्तित होती है। बाकी सभी चीजें, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, प्रकाश की चाल भी बदलती है। तो प्रकाश की जो चाल है वो c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और प्रकाश की चाल विरल माध्यम या वायु निर्वात या वायु में अधिकतम होता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा अधिकतम हमारा होता है निर्वात या वायु में हम कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अधिकतम प्रकाश की चाल होगी वो हमारा होगा वायु में, तो जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा होता है।
ये हमारा हो गया प्रकाश का सघन माध्यम तथा विरल माध्यम में। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो हमें काफी, स्नेल का नियम भी पढ़ लिए कि sin I बाई sin R बराबर कांस्टेंट। अगर आपतन कोण की जगह तथा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण की जगह सदैव हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। तो इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ लेते। अभी हमने कहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अब हम देखेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश की घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। हमने कहा प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये हमारा हो गया सघन और ये विरल, तो दूर हटती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश की उत्क्रमणीयता। एक उत्क्रमणीयता मतलब होता है रिवर्स, उल्टा, और इसी को हम कहते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2μ1 और इंटू 1μ2 बराबर होता है 1। ये एक दूसरे का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 2μ1 बराबर होगा 1/1μ। तो जब भी कोई राशि ऐसी होती है तो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। अब इसके बाद जो हम करेंगे क्रांतिक कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण में क्या होता है, इसमें भी जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो उनका आपतन कोण विरल माध्यम के सापेक्ष 90 अंश हो जाता है। तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश की किरणें कहाँ से जा रही हैं, विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल में, लेकिन ये बन गया 90 डिग्री। तो ये हमारा होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, अगर स्नेल का नियम हम देखें तो स्नेल का नियम होगा sin I बाई sin R बराबर 2μ1। ये R बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो sin I
C बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 म्यू 1। साइन 90 अंश का मान होता है 1 और बराबर होगा 2 म्यू 1। तो साइन आई सी बराबर हो गया 2 म्यू 1। लेकिन प्रकाश की उत्क्रमणीयता से 2 म्यू 1 की वैल्यू होती है 1 म्यू। तो ये जो आई सी होता है इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण के नियम, क्रांतिक कोण के नियम, कोण के नियम। तो क्रांतिक कोण के नियम नंबर 1 क्या होना चाहिए? प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जानी चाहिए, जानी चाहिए। पहला। दूसरा, विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष कोण 90 अंश होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। जो आपतित कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण भाई ये 90 अंश होना चाहिए। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण जो हमारा होता है जब प्रकाश की किरणें में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो उनका आपतन कोण विरल माध्यम के सापेक्ष 90 अंश हो जाता है, तो उसको से क्रांतिक कोण हम कहते हैं। तो क्रांतिक कोण के लिए जो हमने स्नेल का नियम बताया, साइन आई बाई साइन आर बराबर 2 म्यू और आर की वैल्यू जाएगी 90 डिग्री। तो जो आई होगा वो आई सी मतलब हमारा हो जाएगा क्रांतिक कोण। तो इससे हमारा जो आ जाएगा स्नेल का नियम वो 2 म्यू 1 हो जाएगा। लेकिन 2 म्यू क्या मान हम जानते हैं 1/1 म्यू 2 होता है। फ्रॉम ये हम पढ़े हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता से। फाइनली ये कोण हो गया। इसका नियम जो होता है प्रकाश क्या होना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और विरल माध्यम के सापेक्ष जो कोण होना चाहिए आपतन कोण वो 90 डिग्री होगा। तो इस कोण को हम कहते हैं क्या? तो ये क्रांतिक कोण का नियम है। क्रांतिक कोण के लिए जो हमने बताया काफी, ये क्रांतिक कोण हमारा हो गया। अब जो अपवर्तन का फाइनली जो है वो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एप्लीकेशन अनुप्रयोग आता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें में सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है, जाती है तो उनका आपतन कोण, आपतन कोण क्रांतिक, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो किरणें, किरणें सघन माध्यम, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में न जाकर, जाकर सघन माध्यम, सघन माध्यम में रह जाती है, रह जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वे
कहते हैं। फिर सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो उनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो किरणें विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही रह जाती हैं तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी वे में हमारा हो गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। सघन माध्यम से विरल में जाएगा और उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो उस कोण तो उस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम होते हैं। तो नियम हम जानते हैं, इसी परिभाषा में है। पहला क्या होना चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरा हमारा होता है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो ये घटनाएं हमारी जो होंगी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होंगी। तो नियम जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरा आपतन कोण का मान जो होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से अगर बड़ा होगा तो ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसका जो उदाहरण होता है, उदाहरण जो हमारा होता है हीरे का चमकना पहला, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर। मोती का चमकना, मोतियों का चमकना, शीशे का क्रैक होने पर उसमें पानी की बूंदों का चमकना, ये हमारा हो गया। और एक होता है मरीचिका होता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं काफ़ी, ये हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो जो हमने एक बेसिक से टॉपिक जो अभी तक का एग्जाम्पल होगा हमारा किसके लिए, मैक्सिमम जो टॉपिक अभी आज हैं वो 10th के लिए ही कवर होंगे, क्लास 10th का। तो जो हमने इस पर डिस्कस किया है पूर्ण आंतरिक, पहला हमने डिस्कस किया प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा हमने उसके रिलेटेड पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, मोतियों का चमकना किस घटना पर आधारित है, अप्रकाशिक तंत्र भी एक होता है, प्रकाशिक तंत्र ये हमारा किस पे आधारित है। तो मरीचिका हमारा होता है ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, हमारा डिजर्ट रेगिस्तान की मरीचिका हमारा होता है। तो ये हमारा जो घटनाएं ये सारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस पर और काफ़ी डिस्कशन करेंगे और लेंस और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग थैंक यू।